तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। और देखो यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम में आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक कवर मिलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं, चाहे हमारा यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो, चाहे उसके पार्ट्स हों, चाहे हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा एसिड बेस बैलेंस हो, मिक्टिट्यूशनल रिफ्लेक्स हो, और हमारा क्या है रोल ऑफ रास इन किडनी हो, और किडनी डिसऑर्डर्स, और फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर दिया है इस नोट्स में, और इस वीडियो में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास ना आपके पास। तो यहाँ पे ज़्यादा बेसिक में हम लोग नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जितना आपके काम का है हम लोग उतनी ही चीज़ें देखेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाना या फिर नोट्स डाउनलोड कर लेना, जैसा आपका मन हो। और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि ये हमारा सबसे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम हमारा क्या होता है, देखो सबसे पहले सिंपली समझो होता क्या है। होता ये है जिसके अंदर आप लोग को देखने को मिलता है हमारा किडनी, यूरेटर्स यानी कि किडनी। देखो यहाँ पे किडनी आप लोग देख रहे हो, तो किडनी का जो सिस्टम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम, और इसी को हम लोग यहाँ पे जो है रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जैसा कि आप लोग को पता है, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस। देखो एक्सक्रीशन क्या होता है, जिसके थ्रू हम लोग जो है हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो भी अनवांटेड जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये यूरिनरी इकलौता नहीं है, ऐसे हमारे और भी सिस्टम होते हैं। जैसे कि अगर सिंपली बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उससे भी तो एट लास्ट में रेक्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे हमारी बॉडी से रिमूवल हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वहाँ से भी हम लोग जो है CO2 का क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो CO2 भी तो वेस्ट होता है। यानी कि देखो ऐसे हमारे सिस्टम तो कई है हमारी बॉडी में, लेकिन जो सबसे मेजर अगर बात करें, जो सबसे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम। यानी यूरिनरी सिस्टम हैज मेजर एक्सक्रीटरी कैपेसिटी, हेंस इट इज नोन एज मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी। ऑल्दो देयर आर वेरी सिस्टम इन अवर बॉडी बट दिस इज अवर मेजर सिस्टम। ओके, सो दिस इज द मेजर पॉइंट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीनल सिस्टम। इसको हम लोग रीनल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को मेजरली हमारा एक पेयर ऑफ किडनी यानी 2 किडनी देखने को मिलती है। यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरेथ्रा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को हमारे यूरिनरी सिस्टम में देखने को मिल जाती हैं। और स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये हमारी किडनी हो गई, और किडनी से हमारे कुछ यहाँ पे पाइप्स निकले होते हैं, मतलब पाइप्स नहीं, हम लोग इसको डक्ट्स बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूरेटर्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर देखने को मिलता है। सो बेसिकली देखो होता क्या है, यहाँ से हमारा जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और हमारे इन यूरेटर्स के थ्रू होते होते हमारा जो यूरिन होता है वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और उसके बाद हमारे यूरेथ्रा से एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है। बाकी इसी को थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने किडनी के बारे में, क्योंकि देखो ये हमारा सबसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, या फिर कह सकते हो हमारे यूरिनरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। तो किडनी की अगर हम लोग बात करें तो दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर। हमें पता है 2 किडनी होती हैं। किडनी आर 2 बीन शेप्ड। अच्छा देखो ये थोड़ा सा बीन शेप की होती हैं। बीन आप लोगों ने देखा होगा तो उस शेप की होती हैं, और हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में लोकेटेड होती हैं। और देखो यहाँ पे ये जो है हमें T12 से L3, ठीक है, थोरासिक 12 यानी कि जो 12 थोरासिक वर्टिब्रा होती है और जो 3rd लंबर वर्टिब्रा होती है, उनके बीच में हमें देखने को मिलती है। आई होप कि पता होगा, हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ज़्यादा डिटेल में हम लोग बेस में भी नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, और 5 से 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। और वेट की बात करें तो 120 से लेकर 170 ग्राम तक देखने को मिलता है। फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, मेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और लेयर्स ऑफ किडनी की बात करें तो देखो किडनी हमें जो है मेनली 3 लेयर में देखने को मिलती है। एक हो गया हमारा आउटर कॉर्टेक्स, फिर हो गया इनर मेडुला, और फिर हो गया रीनल पेल्विस। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो ये जो किडनी का इंटरनल वाली लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, देखो वैसे ये आउटर है, बट यहाँ पे जो किडनी के अंदर, मतलब समझ रहे हो ना, किडनी देखो सबसे ऊपर जो लेयर होती है यानी कि जो सबसे आउटर कवरिंग होती है किडनी की, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, और उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये हम लोग किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और उसके बाद अगर हम लोग इनर मेड्यूला की बात करें,
सो यहाँ पे देखो, जहाँ पे आप लोग को ये इतना पोर्शन, देखो ये इतना पोर्शन, जो देखो इसमें सिंपली समझो जो व्हाइट कलर का पोर्शन आप लोग को दिख रहा है वो कॉर्टेक्स हो गया। और उसके बाद जहाँ पे आप लोग को ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और यहाँ पे देखो, ये जहाँ पे मेड्यूलरी पिरामिड हमारे होते हैं उस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला। तो ये हो गया हमारा इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला में हमारे क्या होते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। ये देखो, ये जो आप लोग को 5 तो दिख रहे हैं ना, वैसे यहाँ पे 5 नहीं होते हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट हम लोग बना कितना सकते हैं, तो 5 ही दिखा रहा है। सो ये जो 5 पिरामिड आप लोग को दिख रहे हैं मेड्यूलरी, तो जहाँ पे ये हैं उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर मेड्यूला। और उसके बाद हमारा आ गया रीनल पेल्विस। तो ये देखो, ये हमारा जो आप लोग को यहाँ पे ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गया हमारा पेल्विस एरिया, ठीक है, ये वाला। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यूरेटर हो गया। और बाकी तो यहाँ पे है, ये आप लोग को पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने नेफ्रॉन्स के बारे में, सो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। देखो, नेफ्रॉन्स हमारी होती है किडनी की सेल्स, ठीक है, जो हमारे किडनी के अंदर सेल्स होती हैं। जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूरॉन्स, उसी तरीके से हमारे किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स आर द मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और देखो, ये हमारी किडनी की सबसे मेजर फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि किडनी का जो सबसे मेन काम क्या है, किडनी का सबसे मेन काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और जो हमारा यूरिन बनता है उसकी उसी के थ्रू उसको एक्सक्रीट करना। तो जो भी ये काम होता है वो सारा का सारा हमारे नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। यानी किडनी के अंदर हमारे सबसे मेजर फंक्शनल मतलब फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो यही हमारा सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी कैसे करते हैं तो हम लोग को देखना है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे। नेफ्रॉन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब नेफ्रॉन के अंदर हमें 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो, अभी इसको आप लोग थ्योरी से नहीं, डायरेक्ट फिगर से समझो, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखो, ये होता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, इस फिगर में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो इतना आउटर सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, अभी देखो ये इन सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिंपली समझो, ये इतना जो पार्ट है सर्कल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। सिंपल है। और उसके बाद देखो, ये जितना भी ट्यूब वाला पाइप दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे आप लोग को पाइप वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। देखो, काफ़ी सिंपल है ना। अब इस रीनल कॉर्पसल की बात करें तो इतना समझ गए ना। देखो, ये इतना एरिया होता है रीनल कॉर्पसल। सो रीनल कॉर्पसल के अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। देखो, ये हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कॉर्पसल, अभी देखो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और उसके बाद इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब देखो, ये भी हमारा 2 पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है। पहला हो गया ग्लोमेरुलस और सेकेंड हो गया हमारा यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखना। देखो, ये जो इतना सर्कल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 चीज़ें दिख रही हैं। एक हमारा ये आप लोग को ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक हमारा इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है। देखो, वैसे इसको हम लोगों ने ब्लू कलर से बनाया है, बट ये ब्लू कलर नहीं है, ये हमारी है ब्लड वेसल्स, ठीक है। यानी यहाँ पे ये हमारी रेड कलर की आर्टरीज, आप लोग को यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो आपका जो आर्टरी होता है, यहाँ पे होता है क्या है, ये हमारी आर्टरी आके ना यहाँ पे मतलब एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं, समझ रहे हो ना, आपस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती हैं कि, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। देखो, यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है हमारा ब्रांच ऑफ कैपिलरीज। यानी कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, देखो ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये यहाँ पे क्या होती हैं, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। और जो इसके आउटर कवरिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोमैंस कैप्सूल। यानी जिसके अंदर ये हमें ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं बोमैंस कैप्सूल। तो ये होता है हमारा सिंपल सा रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें हम लोग रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो यहाँ पे देखो रीनल ट्यूब्यूल, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ बोमैंस कैप्सूल। कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है, देखो बोमैंस कैप्सूल से ही तो कंटिन्यू हो रहा है, यानी यहीं से तो हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है हमारे बोमैंस कैप्सूल का। रीनल ट्यूब्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखो, इसके भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा, देखो ये जो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग को वाइट पाइप दिख रहा है, यानी कि इसकी जो विथ है वो यहाँ पे इससे चौड़ी है ना, तो ये जो विथ वाला पाइप दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो इस साइड वाला जो बोमैन कैप्सूल के साइड वाला है। और उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे देखो,
अब हमारा इसी से कंटिन्यू होता हुआ आप लोग को एक लूप दिख रहा है, देखो ये यू शेप का लूप दिख रहा है, लूप, इसको लूप बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद थर्ड आ गया हमारे यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल के जस्ट बगल में हमारी क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये वाला जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है डिस्टल हो गया। अब देखो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा नेफ्रॉन के अंदर का नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग को पाइप दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये हमारी यहाँ पे क्या होता है, एट लास्ट में जो भी यूरिन बनता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन हमारा सिर्फ इतना है, समझ रहे। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, हमारा मेड्यूला में होता है। और डिस्टल ये हमारा कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है ना। लूप ऑफ हेनले, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये भी यहाँ पे फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है। पहला हो गया डिसेंडिंग और दूसरा गया असेंडिंग। देखो बहुत ही सिंपल है, डिसेंडिंग मतलब क्या, जो ऊपर से नीचे जा रहा हो। सो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हो गया हमारे यहाँ पे डिसेंडिंग। और ये जो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो इसको हम लोग नीचे से ऊपर किस वे में बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यूरिन है या फिर कह सकते हो जो फिल्ट्रेट है वो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, यानी यहाँ से फ्लो होता है। तो देखो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो हमारा डिसेंडिंग लूप, और जब यहाँ से होते हुए नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा असेंडिंग लूप। सो काफ़ी सिंपल है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने, अच्छा, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अभी जो हम लोगों ने नेफ्रॉन देखा, अब ये भी हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल, एक होता है जक्स्टा मेड्यूलरी। अब यहाँ पे देखो जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा 85% नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिकल होते हैं और सिर्फ 15% हमारे जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं। अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखो क्या होता है हमारा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनका जो लूप ऑफ हेनले है, जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, इनका शॉर्ट होता है, और जो जक्स्टा मेड्यूलरी हैं इनका थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, अगर ये शॉर्ट है तो हमारा कौन सा हो गया, कॉर्टिकल। और अगर ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी लंबा सा यू आप लोग को दिखने को मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा जक्स्टा मेड्यूलरी, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। सो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, जो कि हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन हमारा किडनी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वही तो हमारे यूरिन में आता है। तो हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वही होता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी ब्लड के अंदर से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड में वापस चली जाती हैं, और जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो नॉर्मली अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी, यानी नॉर्मली हमारा ब्लड जो है 1300 ml एंटर करता है, उसके बाद किडनी एक्सक्रीटेड द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन। तो ये सब है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि डेली हमारी बॉडी में कितना यूरिन बनता है और कितना आप लोग जो है एक्सक्रीट करते हो, तो टोटल आप लोग एक दिन में जो है लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन जो है हमारी बॉडी का आउटपुट होता है, उतना ही आप लोग एक्सक्रीट करते हो, जितना बनेगा उतना ही तो करोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो ये हमारी एक मेजरली 3 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग इस फिगर समझते हैं। देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये देखो ये हमारा क्या है, देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ये हमारी और कुछ नहीं है बल्कि ये हमारी ब्लड वेसल्स ही हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल है। तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये हमारा बोमैंस कैप्सूल हो गया और ये हो गई हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो हम लोग सिंपली बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे वहाँ पे आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, बट ये देखो ये इस तरीके से मान लेते हैं। चलो वैसे यहाँ पे बहुत सारे गुच्छा टाइप का बना लेती है, बट सिंपली मान लो। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा ब्लड। अब देखो जो ब्लड हमारे यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होता है क्या है कि ब्लड में से जो भी मतलब इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फिर जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो यहाँ से क्या होते हैं, वो यहाँ से हमारे बोमैंस कैप्सूल से फिल्टर होके हमारे इस वाले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंटर कर जाते हैं। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वही होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
अब देखो यहाँ पे ये होता कैसे है। मेन चीज़ ये है ना कि हमारे इस ब्लड जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है या फिर कैपिलरीज है, इनसे हमारा ब्लड फिल्टर कैसे होता है, मतलब अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला तो ये होता है कि यहाँ पे देखो जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो का यहाँ पे प्रेशर होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम लोग इसकी कंपेयर में बात करें। यानी यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लग जाता है। डिफ्यूजन क्या कहता है कि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगा, हमारी चीज़ें फ्लो कर जाएंगी, तो हमारा ब्लड जो है वो यहाँ से हाई से लो फ्लो कर जाता है और इस तरीके से फिल्टर हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखो सिर्फ हमारा डिफ्यूजन से काम नहीं बन सकता, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और होती है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया भी था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, तो इनके अंदर आप लोग को बहुत टीनी टीनी पोर्स देखने को मिलते हैं। देखो वो बहुत स्मॉल होते हैं। चलो यहाँ पे तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारे इस तरीके से पोर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने स्मॉल होते हैं कि आप लोग देख नहीं सकते उनको, काफ़ी स्मॉल, समझ लो। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे से हमारे पोर हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। तो ये जो ब्लड है ना वो इन पोर्स के थ्रू भी हमारा निकल जाता है। और ये जो आप लोग को बोमैंस कैप्सूल दिख रहा है इसके अंदर भी हमारे पोर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का फिल्टर कह सकते हो कि हमारे एक छन्नी टाइप की लगी होती है। तो यहाँ से होता है क्या, यहाँ से हमारा ब्लड इन पोर्स के थ्रू निकलता है और यहाँ से फिल्टर हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, देखो हमारे ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, और उसके बाद प्लेटलेट्स और मेन हमारा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा हमारे इस जो है हमारे इस बोमैन कैप्सूल में एंटर करता है, इस हमारी कह सकते हो ब्लड कैपिलरी से। हमारा ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंटर नहीं करते हैं। अब ऐसा देखो क्यों होता है, सबसे पहली बात इसका रीज़न यही है कि जो हमारे पोर्स हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं कि इसमें से सिर्फ हमारा लिक्विड, देखो ब्लड का लिक्विड पार्ट ही तो होता है ब्लड प्लाज्मा, तो वहाँ से सिर्फ हमारा ब्लड प्लाज्मा ही इंटर कर सकता है। ये जो हमारी सेल्स हैं इनका साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, तो वो पहली बात तो इंटर कर ही नहीं सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। देखो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर मान लो ये जो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं अगर ये इंटर कर गई तो हमारा जो यूरिन है वो क्या होगा, उसमें से ब्लड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली आप लोग यूरिनेशन वगैरह करते हो तो ब्लड थोड़ी आता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्योंकि हमारा जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है। और ब्लड प्लाज्मा में भी देखो हमारा वैसे तो प्लाज्मा का सारा पोर्शन हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो मेन हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स ये हमारे बच जाते हैं, और जो हमारा प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है ब्लड प्लाज्मा वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। सो ये यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पे पढ़ो तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे ये जो कैपिलरीज है चूंकि ये हमारे यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलर्स के पास देखने को मिल रही हैं, तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। काफ़ी सिंपल है ना। और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, देखो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारी यूरिन फॉर्मेशन का। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन बोमेंस कैप्सूल। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड इन ग्लो। देखो वैसे तो प्लाज्मा का सारा पार्ट फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे इस कैपिलरीज में सेफ बच जाते हैं। क्योंकि देखो हमें नहीं चाहिए कि देखो हम यहाँ पे वेस्ट चीज़ें ही तो क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेस्ट का ही तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसका भी फिल्ट्रेशन अगर कर देंगे तो हमारे ब्लड में बचेगा क्या, इसकी तो हमारी ज़रूरत है ना। तो इसका हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट हमारा सिर्फ हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है, तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो ये होती है हमारे यहाँ पे सिंपल सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की सेल्स हैं। अब आप लोग को पता हो कि हमारी किडनी के अंदर जो है दोनों किडनी को मिला के लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स देखने को मिलती हैं। तो वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स हैं उन सभी के अंदर एक मिनट में यहाँ पे कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वही होता है हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हमारा ये होता है 125 ml पर मिनट। और अगर इसी को हम लोग पूरे दिन को काउंट करें, यानी अगर आप लोग इसी मिनट से पूरे दिन का काउंट कर लो तो हमारा हो जाता है 180 लीटर पर डे।
देखो यहाँ पे बहुत शॉकिंग चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनना। हमारे अगर हम लोग पूरे दिन की बात करें तो जो हमारी किडनी होती है तो उसमें से हमारा लगभग 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर हो रहा है। अब एक बात बताओ कि 180 लीटर अगर हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है तो हम लोग यूरिनेशन तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही कर रहे हैं, है ना? क्योंकि 1 से 1.5 लीटर ही हम लोगों ने देखा था कि हमारा यूरिन बन रहा है। तो 180 में से बाकी 99% पार्ट कहाँ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी अभी आप लोग इतना समझो कि अभी उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान मत हो। सबसे पहले हम लोग, अच्छा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर, यानी कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, यहाँ पे देखो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कैपिलरी है ये वाला, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सॉरी ये वाला है, तो यहाँ पे प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जितना ज़्यादा हो, और उसके बाद हमारा जो बोमेंस कैप्सूल है उसका भी हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना कम है, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे कुछ फैक्टर्स। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के पास। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से हमारा जो ब्लड है तो उसमें से हमारा प्लाज्मा हो गया फिल्टर। अब देखो होता क्या है कि आप लोगों ने जैसा कि देखा, तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि हमारा 180 लीटर ब्लड जो है डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। तो ये बाकी का ब्लड जा कहाँ रहा है, यानी बाकी जो हमारा फिल्टर हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा फिर से इसी ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को पूरा ब्लड वेसल्स का नीचे जाल देखने को मिल रहा है। देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये आप लोग को यहाँ भी तो कंटिन्यू इस तरीके से देखने को मिल रही है। होता क्या है, देखो ये जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है जो भी प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा जो हमारा फिल्टर होता है ना, तो इसमें हमारी कुछ ऐसी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी सिंपली समझो कि हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं इस वाले प्लाज्मा में या फिर इस वाले फिल्ट्रेट में, जो कि हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है जिसकी, यानी कि ब्लड जिसको, जैसे कि अगर सिंपली बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर आ जाता है और वाटर की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे देखो जो इस तरीके से आप लोगों को कैपिलरीज दिख रही है ना, तो यहाँ पे जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से पास करता है तो फिर से इन कैपिलरीज में उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दोबारा से हमारे इस ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब मतलब क्या, दोबारा से हमारे उसी जगह पहुँच जाना, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, देखो हमारा भले 180 लीटर डेली फिल्टर हो रहा हो, बट एट लास्ट में बचता कितना है, बचता हमारा सिर्फ 1.5 लीटर ही है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सो दैट अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे बट ओनली 1.5 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। दैट मीन्स अबाउट 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट अगेन रीअब्जॉर्ब इन ब्लड। यानी कि यहाँ पे देखो 180 लीटर हमारा डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन कितना बन रहा है, सिर्फ 1.5 लीटर, यानी कि 99% हमारा फिल्ट्रेट क्या होता है, दोबारा से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, क्योंकि उसकी हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है। It is the process by which water and other necessary substance are reabsorbed from renal tubule to blood। देखो यहाँ पे ये हमारा रीनल टिब्यूल होता है और ये हमारे ब्लड होते हैं। तो यहाँ पे देखो इनसे क्या होता है, इन टिब्यूल से ये जो ब्लड वेसल्स, देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। सो यहाँ से दोबारा से देखो कुछ इस तरीके से आप लोग कह सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारे दोबारा से जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, जिनकी भी ज़रूरत होती है हमारे इस ब्लड वेसल्स में। कहाँ से, इन ट्यूब्यूल्स से। देखो इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, तो ये हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, फिर हमारे रीनल मेडुला में जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे ट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब जो कैपिलरीज हमारी ट्यूब्यूल्स के पास में देखने को मिलती है। तो tubular reabsorption is a selective reabsorption as the tubular cells reabsorbs only those substances that are necessary for our body। देखो ये यहाँ पे एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं, देखो ट्यूब्यूल्स भी तो सेल से ही बना होता, तो वो सिर्फ उन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है जिनकी उसको ज़रूरत होती है, समझ रहे हो, सबको नहीं। अब जैसे कि सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमारा फिल्ट्रेट किस काम का, तो हमारा जो ज़रूरत होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एसेंशियल सब्सटेंसेज गेट रीअब्जॉर्ब वाइल अनवांटेड सब्सटेंसेज एक्सक्रीटेड आउट। यानी कि जिनकी ज़रूरत होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है वो यहाँ पे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं।
अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। सो यहाँ पे देखो सबके हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, देखो ये प्रॉक्सिमल क्या था, ये जो आप लोग का प्रॉक्सिमल है, देखो ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया और ये हो गया लूप ऑफ हेनले। तो इन तीनों में हम लोग देखते हैं क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, मतलब इन तीनों से हमारी ब्लड वेसल्स में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो यहाँ से हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, अब देखो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमारा यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा देखो क्या क्या ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे हमारा सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ से हमारे सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब रीएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देख लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिया, अभी सिक्रीशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस ख़त्म। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो देखो फिल्टर होते होते यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं जिनकी हमारे ब्लड को जो दोबारा से ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल्स में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि ये जो फिल्टर होता है, तो यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, हमारे ब्लड से अनवांटेड चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल से फिल्टर नहीं हो पाती हैं और जिनको फिल्टर हो जाना चाहिए था। यानी कुछ हमारी ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस अभी भी हमारे इस ब्लड कैपिलरीज में बच जाते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में काम नहीं है, हमारे ब्लड में काम नहीं है, फिर भी वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाए। तो अब क्या होता है कि अब जो चीज़ें हमारी यहाँ से बच गई थी, यानी यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो हमारी दोबारा से यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं। यानी देखो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी ब्लड में जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो यहाँ से वापस चली जाती है, और अभी भी जो चीज़ें बच गई थी, ठीक है, जो वेस्ट चीज़ें बच गई थी, वो दोबारा से हमारे इन ब्लड वेसल से देखो ये हमारे जो है इन लूप ऑफ हेनले में दोबारा से इंटर भी कर जाती हैं। यानी यहाँ पे देखो हमारा एरो जो है इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से भी होता है, यानी दोबारा से जो है रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन में देखो बहुत ही सिंपली समझो, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और अभी भी जो कुछ हमारे वेस्ट चीज़ें बच गई थी वो हमारे दोबारा से यहाँ से ट्यूब्यूल में चली जाएंगी। और उसके बाद देखो फाइनली क्या होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स है तो यहाँ से अब हमारा जो फाइनल फिल्ट्रेट है वो हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से होते होते हमारा जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन को भी थोड़ा सा थ्योरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू रीनल। अब यहाँ पे देखो हमारा ब्लड से रीनल, देखो सेकंड वाले में क्या होता है, रीनल से ब्लड में जा रहा था, अब हमारा ब्लड से रीनल। द अनवांटेड सब्सटेंसेज दैट आर नॉट गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल इन द फर्स्ट स्टेप आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू रीनल ट्यूब्यूल्स लेटर इन दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा फिर से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बच गए थे। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो उनका भी नाम आप लोग पढ़ लो। सब्सटेंस सिक्रीटेड इन डिफरेंट सेगमेंट, यानी कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी सिक्रीट होती हैं। तो देखो जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे हमारा जो है पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे हमारा यूरिया का सिक्रेशन हो जाता है, और जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो जाता है। देखो सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे ब्लड वेसल से हमारे ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। यानी ब्लड वेसल में ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट बच जाती हैं, पहले स्टेप में इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये हमारे लास्ट स्टेप में दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। और एट लास्ट में जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है तो वहाँ पर भी हमारा पोटेशियम का सिक्रेशन हमारी ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कर दिया जाता है। देखो कैपिलरीज और वेसल्स में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम चीज़ें हैं। कैपिलरीज हमारी ब्लड वेसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती हैं, समझ लो, आई होप कि पता होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किडनी का पूरा पार्ट यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने फंक्शंस ऑफ किडनी को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे किडनी के फंक्शंस की बात करें तो देखो बहुत सारे फंक्शन हमारी किडनी परफॉर्म करती है। लाइक अगर सबसे पहले बात करें तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन, देखो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये हमारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी हमारे अननेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको बाहर कर देती है, जो ज़रूरी होते हैं उनको दोबारा से दे देती है। तो उसके बाद एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करती है। अब देखो इसको अभी हम लोग देखेंगे
थोड़ी देर बाद, तो आप लोग समझ जाओगे कैसे करती है। और उसके बाद बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे देखो इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन। इरिथ्रोसाइट क्या होता है, हमारे आरबीसी यानी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसे कहती है बाई सिक्रीटिंग इरिथ्रोपोइटिन। तो अगर आप लोगों ने इरिथ्रोपोइसिस वाला लेक्चर अच्छे से देखा था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। और यहाँ पे थ्रोम्बोपोइसिस यानी कि जो हमारा थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि जो हमारे थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है, तो उनके फॉर्मेशन में भी हमारा हेल्प करता है बाय सिक्रीटिंग थ्रोम्बोपोइटिन। तो इरिथ्रोपोइटिन हमारे इरिथ्रोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइटिन हमारा थ्रोम्बोपोइसिस। नाउ इट सिक्रीट्स रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स। देखो ये हमारे बहुत सारे हार्मोन्स का भी सिक्रेशन करती है, लाइक हमारा रेनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया। अभी हम लोग को रास भी पढ़ना है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। और उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो ये भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, रास में। और इट ऑल्सो रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। और देखो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करती है बाई सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है और उसका सिंथेसिस हमारा किडनी कर देती है। तो ये थे हमारे कुछ किडनी के फंक्शंस। अब हम लोग यहाँ पे अपने बाकी बचे पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखो अभी तो हम लोगों ने किडनी ही पढ़ा है ना, अब हम लोग बात करते हैं यूरेटर्स के बारे में। अब यूरेटर्स क्या होते हैं आप लोग को तो पता भी होगा, भूल गए होगे। देखो ये जो आप लोग को जो हमारी ट्यूब दिखती है ना दो, इसको हम बोलते हैं यूरेटर्स। तो यहाँ पे देखो यूरेटर्स की अगर हम लोग बात करें तो दे आर पेयर्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी देखो ये दो पेयर में होते हैं। उसके बाद दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी, यानी देखो किडनी से ब्लैडर तक लेके जाते हैं। उसके बाद हमारी यूरेटर की वॉल यहाँ पे 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इनर म्यूकस यानी इनर लेयर म्यूकस की होती है, बीच वाली मस्कुलर होती है और सबसे आउटर वाली फाइब्रस लेयर होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो यहाँ पे देखो ये हमारे एक इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है और जो कि क्या करता है, हमारे यूरिन का कलेक्टर होता है। यानी एट लास्ट में देखो हमारी यूरिन कहाँ जाती है, देखो ये जैसे ये हमारी किडनी हो गई, ठीक है, और किडनी से जो हमारा यूरिन बना तो ये एट लास्ट में कहाँ जा रहा है, एट लास्ट में हमारे इस वाले ब्लैडर में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैडर। ये इतना एरिया, यहीं पे हमारा सारा जो यूरिन बनता है यहीं पे जाकर इकट्ठा होता है, ठीक है। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी, यानी कि ये हमारे पेल्विक कैविटी में होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो है द लोअर पार्ट है, यहाँ पे देखो इसका जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, तो लोअर पार्ट को हम लोग बेस बोलते हैं और अपर पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं। अब देखो इसके अंदर में हमें 4 लेयर देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी, पहला हो गया आउटर सीरस लेयर, फिर हो गया मस्कुलर, ठीक है, फिर हमारा सब म्यूकस, फिर हो गया म्यूकस। म्यूकस हमारे सबसे इनर, आउटर सीरस सबसे आउटर। और यूरेथ्रा की बात करें तो यहाँ पे देखो इट इज़ अ कैनाल। देखो यूरेथ्रा क्या होता है, ये जो ब्लैडर के नीचे आप लोग को कैनाल देखने को मिलती है। सो यहीं से हमारा यूरिन जो है एक्सक्रीट होता है मेनली। तो यूरेथ्रा हमारे क्या होते हैं, यूरिन पासेज फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड यानी आउटसाइड। और ये हमारा जो है मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट देखने को मिलता है, आप लोगों को पता है। सो यहाँ पे देखो हमारा जो एक बेसिक हमारा यूरिनरी सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। देखो एसिड बेस बैलेंस समझ रहे हो ना, यानी कि हमारी बॉडी में जो एसिड और बेस का एक बेसिक बैलेंस है वो यहाँ पे मेंटेन करना। तो उसमें हमारा किडनी क्या रोल प्ले करती है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा किडनी ही प्ले करती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस का लेक्चर देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे 3 सिस्टम होते हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। पहला होता है हमारा यहाँ पे बफर सिस्टम, फिर होता है रेस्पिरेटरी, फिर होता है रीनल। तो जो रीनल होता है वो सबसे लास्ट में और सबसे इफेक्टिव सिस्टम हमारा यही होता है। यानी ये जब एक्टिवेट होता है तो हमारा बॉडी का पूरा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एसिड बेस बैलेंस, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो हमारा एसिड बेस बैलेंस यहाँ पे होम्योस्टेसिस का पार्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच, यानी बॉडी के अंदर जितना पीएच होना चाहिए उतना मेंटेन करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एक सर्टेन पीएच पे होती हैं, उतनी ही पीएच पे होनी चाहिए। अगर उसमें डिस्टर्ब हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.42। और सर्वाइवल रेंज, यानी अगर मान लो ये 7.42 अगर 6.8 तक है तब भी चलो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये बढ़ के 8 तक हो गया तब भी दिक्कत नहीं है। बट अगर 6.8 से नीचे क्या है या फिर 8 से ऊपर जा रहा है तो फिर हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और हमारे इट में इवन लीड्स टू डेथ। सो समझ लो काफ़ी हार्मफुल है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पीएच बैलेंस। Now there are various mechanisms in our body to regulate the acid base balance, but the renal mechanism is one of the most effective and final process. तो ये सबसे इफेक्टिव होता है, सबसे फाइनल प्रोसेस होती है, सबसे लास्ट स्टेप होता है ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन विच किडनी प्लेज मेजर रोल, जिसमें हमारा किडनी सबसे मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझनी होगी। यहाँ पे हमारा जो है
यहाँ पे हमारा नेफ्रॉन से ही आप लोग को चीज़ें रिलेट करते हुए देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे रीनल मैकेनिज्म हमारा मेनली दो सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। पहला होता है एक्सक्रीशन ऑफ H+, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। देखो इतना तो आप लोग को पता है ना कि H+ हमारा क्या होता है, H+ हमारा मेन एसिडिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ के अंदर, यानी जितना H+ उतना ज़्यादा एसिडिक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग मेनली बात करें अपने किडनी की, तो ये मेनली हमारा एसिड के लेवल को ही कंट्रोल करता है। यानी हमारी बॉडी में अगर एसिडिटी यानी एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको यहाँ पे मेनली ये कंट्रोल करने का काम करता है। और देखो एक चीज़ समझो, कहने को तो हम लोग एसिड बेस बैलेंस बोलते हैं, बट जनरली हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ही बढ़ता है, बेस का लेवल बहुत मुश्किल ही बढ़ता है। आप लोगों ने ज़्यादातर एसिडिटी का ही नाम सुना होगा, बेसिसिटी का नाम कितनी बार सुनते हो। यानी जनरली हमारी बॉडी में एसिड का लेवल ही बढ़ता है, तो ये यहाँ पे मेनली हमारे एसिड के लेवल को ही कंट्रोल करता है। कैसे करता है? पहला होता है एक्सक्रीशन ऑफ H+। देखो जैसे मान लो हमारी बॉडी में H+ बहुत ज़्यादा बन गया, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे H+ को बाहर निकाल देता है। कैसे? हमारी यूरिन से। बिल्कुल सिंपल है, यूरिन के थ्रू ये हमारे H+ को ही बाहर निकाल देता है। और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब देखो इसको हम लोग देखेंगे, बाकी सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन ऑफ H+। अब यहाँ पे देखो ये फिगर, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा है तो आप लोगों को देखने को मिला होगा और आप लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे। देखो यहाँ पे ये फिगर है क्या, इसको समझना। देखो ये जो हम लोगों ने अभी ये जो हम लोगों ने अभी ये जो हम लोगों ने अभी अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, तो वहाँ पे देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से था। ये बस 2 मिनट हो गया। हम काफ़ी गंदा सा है बट समझ लो ना, समझने के लिए। तो ये हमारा नेफ्रॉन का एक बेसिक स्ट्रक्चर था। सो यहाँ पे देखो ये सवाल हमारा ये वाला पार्ट क्या था, हमारा ये वाला पार्ट हमारा क्या था, मुझे अभी याद नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट था हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल, देखो हमें काफ़ी जल्दी में नोट बनानी पड़ रही है, तो इतना आप लोग माइंड मत करना, ठीक है, कि मुझे ही नहीं याद है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सारी नोट्स हम लोगों ने कल ही बनाई है, कल रात में 12 बजे से लेकर अभी 10 बजे तक बना ही रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे मान लो इसको इस तरीके से बनाएं, देखो ये हो गया हमारा यहाँ पे, देखो ये हम लोगों ने इसको इस तरीके से बना दिया है, ठीक है, इस ट्यूब को। अच्छा ये देखो ये हमारा ट्यूब है, ये हमारे ट्यूब की आउटर पार्ट है। अच्छा देखो ये अगर आउटर पार्ट है तो ये टिश्यू होगा, टिश्यू होगा तो यहाँ पे सेल होगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक सेल से ही तो मिलकर बना होगा, है ना। ये हमारी एक टाइप की सेल होगी, है ना, इसके आउटर पार्ट में, है ना। और देखो इसके बगल में हमारा क्या होता है, इसके बगल में हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं हमारा ब्लड होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लड वेसल्स का जाल होता है ना, तो यहाँ पे ब्लड होता है, तो यहाँ पे ये हो गया ब्लड, ये हो गया हमारे, देखो ये हो गया हमारे यहाँ पे सेल्स। देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हॉलो वाला पार्ट है, यानी यहीं से तो हमारा जो फिल्ट्रेट है वो जाता है। तो देखो जो हमारा हॉलो पार्ट होता है किसी भी ट्यूब वगैरह का, तो उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ल्यूमेन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया ल्यूमेन, ये हो गई हमारी सेल्स, ये हो गया हमारा ब्लड। अब हम लोग यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यह अभी जो बना हुआ है, देखो ये जो सेल्स है ना, इसको हम लोग थोड़ा जूम करके बना देते हैं। ये जो सेल्स आप लोग को स्मॉल दिख रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे जूम करके बना देते हैं, ठीक है। देखो क्यों जूम करते हैं पता चल जाएगा। ये हमारे सेल्स हो गई। अब देखो सेल्स के बगल में क्या है, सेल्स के बगल में ल्यूमेन है, तो ये हो गया ल्यूमेन। और देखो इस सेल्स के इस साइड क्या है, इस साइड हमारा ब्लड है। सो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा ल्यूमेन, ये हमारा ब्लड। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ H+ में क्या होता है कि देखो जैसे हमारी सेल है, तो सेल के अंदर हमारा CO2 देखो प्रेजेंट होता है, ये हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, आप लोग को पता है, ग्लाइकोलिसिस से बन जाता है, फिर कई सारी चीज़ों से हो सकता है, ठीक है। तो CO2, और देखो यहाँ पे वाटर तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये CO2 और H2O मिलकर क्या बना लेते हैं, हमारा H2CO3। और ये जो H2CO3 हमारा कार्बनिक एसिड, ये हमारा काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो ये दोबारा से ब्रेक हो जाता है किसमें, HCO3 और H+ में। अब देखो ये जो H+ है ना, तो ये H+ होता क्या है, देखो इसी की वजह से तो हमारे बॉडी में कह सकते हो एसिडिटी बढ़ रही है। तो ये होता क्या है, ये हमारा डायरेक्टली हमारे इस जो है सेल से कहाँ, ल्यूमेन में भेज दिए जाते हैं, और ल्यूमेन से हमारा क्या होता है, डायरेक्टली हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से सिंपली क्या होता है, हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा H+ होते हैं उनका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसीजर, देखो इसमें हमारे स्टेप्स हैं। दिस स्टेप मेनली अकर्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ही देखने को मिल रहा है, हम लोगों ने देखा।
इसमें क्या होता है, क्या है, सबसे पहले CO2 हमारा H2O के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना लेता है, और उसके बाद H2CO3 हमारा फिर से फर्दर डिसोसिएट हो जाता है किसमें, HCO3 माइनस में, H प्लस में, और ये जो H प्लस है वो हमारा ल्यूमेन में सेक्रेट कर दिया जाता है इन एक्सचेंज टू Na प्लस। अच्छा देखो यहाँ पे अगर H प्लस हमारा जा रहा है तो हमारा कुछ आएगा भी, ये हमारा एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सोडियम एटीपेज पंप। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाता है और हमारा यहाँ पे सोडियम जो है हमारे सेल्स में वापस आ जाता है। ठीक है, और देखो सोडियम तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे दोबारा से सेल से ब्लड में भेज दिया जाता है और ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है, देखो मुझे पता है कि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पा रहे, बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी में जितना हो सके आप लोग को बता सकें। आई होप समझ रहे होगे। H plus is secreted in lumen in exchange to Na plus. Now this H plus is excreted out from our body through urine, और उसके बाद यूरिन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने, अब हम लोग सेकंड स्टेप की बात करें तो री एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखो जैसे कि अगर मान लो हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ रही है तो H प्लस ही तो बढ़ रहा है, तो होता क्या है, देखो ये जो HCO3 है, ठीक है, तो HCO3 माइनस को हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो होता क्या है, अगर मान लो इस बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्जॉर्प्शन को भी हम लोग बढ़ा दें, यानी हमारी बॉडी में इसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा लें, तो ये HCO3 माइनस करेगा क्या, ये जो एक्स्ट्रा H प्लस है इसके साथ कर लेगा कंबाइन, और देखो इसके साथ कंबाइन करके ये क्या बना लेगा, H प्लस और HCO3 हमारा कंबाइन करके बना लेंगे हमारे, फिर से क्या बना लेंगे, H2CO3। और देखो ये हमारा जो है कार्बनिक एसिड होता है जो कि काफ़ी वीक एसिड होता है। देखो यहाँ पे जो H प्लस है ये हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा था, लेकिन जब हम लोगों ने इसको यहाँ पे हमारे बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करवा के H2CO3 में कन्वर्ट कर दिया, तो अब ये काफ़ी वीक एसिड हो गया। तो यहाँ पे जो एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी हमारी बॉडी में वो यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। और देखो ये हमारा फर्दर कह सकते हो कि CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती हैं। बाकी देखो यहाँ पे होता क्या है, सिंपली देखो जैसे कि जो HCO3 माइनस है, अब देखो ये हमारा क्या है, ल्यूमेन वाला पार्ट है, यानी कि देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट है हमारा। तो देखो जब फिल्टर होता है हमारा ब्लड्स का, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताया कि कुछ कुछ हमारी ज़रूरी चीज़ भी फिल्टर हो जाती हैं, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये हमारा ज़रूरी होता है, यानी इसका फिल्टर होना नहीं चाहिए था पर हो जाता है। तो क्या हुआ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखो वही चीज़ तो हो रही है। ये जो HCO3 माइनस है, देखो अब हमारे यहाँ पे H प्लस भी तो देखने को मिलते हैं, तो ये इस H प्लस के साथ कंबाइन करके H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये H2CO3 हमारा दोबारा से CO2 और H2O में ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद ये CO2 दोबारा हमारी सेल में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये HCO3 माइनस डायरेक्टली हमारा सेल के अंदर क्यों नहीं चला गया, ये हमारा CO2 H2O के फॉर्म में ब्रेक होके क्यों गया। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बार जब ये हमारा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, CO2 क्या होता है, गैस होती है, तो ये गैस हमारा जो है इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। और देखो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा से हमारा H2O के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि वाटर तो है ही है, और उसके बाद क्या बनाता है, H2CO3। देखो बिल्कुल वही उल्टी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। फिर ये H2CO3 क्या होगा, ब्रेक होगा किसमें, HCO3 माइनस H प्लस में, और ये शुद्ध HCO3 माइनस क्या होगा, ये हमारा ब्लड में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद आप लोग को पता ही है, और ये जो एक्स्ट्रा H प्लस बना है ये दोबारा से हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो ये काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे स्टेप आप लोग खुद बना के लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं था तो हम लोग नहीं लिख पाए, बाकी समझ आप लोग गए ही हो, लिख लोगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रोल ऑफ रास इन किडनी। अब ये रास क्या है, देखो रास का हमारा फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपली समझो, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज अ फिजियोलॉजिकल हार्मोन सिस्टम इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ आर्टीरियल ब्लड प्रेशर एंड प्लाज्मा सोडियम कंसेंट्रेशन। देखो यहाँ पे ये इतने वर्ड से आप लोग कंफ्यूज मत हो, सिंपली समझो कि ये हमारी बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल, मतलब ये बॉडी का हमारा एक हार्मोनल सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे कंडीशंस मान के चलो कि मान लो यहाँ पे कोई भी पर्सन है, ठीक है, और उसका यहाँ पे हो गया है एक मेजर सा एक्सीडेंट। अब हुआ क्या कि अगर उसका एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, उसका ब्लड का लॉस होगा, है ना। यहाँ पे हमारे जिसका भी एक्सीडेंट हो उसका ब्लड लॉस होगा, और उसका जो ब्लड यहाँ पे ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत लो चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो मान लो बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जान बचानी है, अब तो उसकी जान पे बनाई, तो वहाँ पे होगा क्या, तो वहाँ पे हमारा एक्टिवेट होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और ये यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को दोबारा से कंट्रोल में लाता है, और जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया था, जो कम हो गया था, उसको दोबारा से बढ़ा के नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है। अब कैसे करता है तो अभी उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। बाकी सबसे पहले ये समझो रेनिन एंजियोटेंसिन है क्या। तो देखो रेनिन हमारा एक टाइप का हार्मोन होता है जो कि हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, देखो ये हमारी नेफ्रॉन्स के पास में देखने को मिलते हैं,
यानी कि ये हमारी कह सकते हो किडनी के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है रेनिन, ठीक है। और उसके बाद जो एंजियोटेंसिनोजन है ये हमारा, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंजियोटेंसिन है, लेकिन ये एंजियोटेंसिन अभी बाद में एक्टिवेट होकर बनता है। सबसे पहले सिक्रीट होता है ये एंजियोटेंसिनोजन के फॉर्म में। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि लीवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, चूंकि ये लीवर के द्वारा भले किया जा रहा हो, लेकिन ये दोनों मिलके ही हमारा जो है सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो रेनिन हमारा कहाँ से आता है, किडनी से, और एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है, लीवर से। और ये दोनों मिलके हमारा एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो कि देखो ये हमेशा काम नहीं करता है, ये हमारी बॉडी में तभी एक्टिवेट होता है जब हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। सो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये हमारा लीवर सिक्रीट करता है। और देखो जैसे ही ये एंजियोटेंसिनोजन, वैसे ये नॉर्मल, देखो नॉर्मली ये डीएक्टिवेट होता है, ठीक है, वैसे काम नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हमारा रेनिन हार्मोन इसके कांटेक्ट में आता है, तो रेनिन से कांटेक्ट में आने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। अब देखो ये फर्स्ट वाला हमारे काम का नहीं है, इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा सेकंड में। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सेकंड में, और यहाँ पे हमारा एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये यहाँ पे इसको फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट करा देता है। और जैसे ही ये सेकंड में कन्वर्ट होता है, अब ये हमारे सारे काम की चीज़ें करने लगता है। कैसे, ये क्या करता है, ये यहाँ पे मेजरली जो है 3 चीज़ें करता है। सबसे पहला काम करता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है। अब देखो जैसे कि मान लो अगर बीपी लो हो गया, यानी ब्लड प्रेशर लो हो गया, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो यहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे रिड्यूस हो गया। यानी देखो बीपी ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर हमारा वो प्रेशर होता है जो कि हमारे जो ब्लड है वो हमारे इस ब्लड वेसल्स की वॉल पे लगाती हैं, यानी ये वाला प्रेशर। तो जितना तेज़ी से ब्लड फ्लो होगा उतना ही तो प्रेशर रहेगा, यानी जितना अच्छे से फ्लो होगा। तो यहाँ पे अगर ब्लड प्रेशर लो है यानी ब्लड फ्लो रुक गया है, यानी कम हो गया है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनको यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। यानी यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पे सिकुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे पतली कर देता है, और जब पतली हो गई तो क्या है, देखो अब हमारा जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे इतने पार्ट से फ्लो हो रहा था, अब जब ये पतले रास्ते से फ्लो होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि आप लोग पाइप से, कभी नल से पाइप वगैरह लगाते हो ना, तो क्या करते हो, जब हमारा पानी का प्रेशर दूर तक फेंकना होता है तो थोड़ा हाथ से दबा देते हो पाइप को। तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे, जितना पाइप को पतला कर दोगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। दूसरा होता है इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब देखो अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो वहाँ पे सिंपैथेटिक देखो क्या करता है, हमारी बॉडी में हर चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर सिंपैथेटिक एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज हुई तो वहाँ पे होगा क्या, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा ये रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो एडर्नल कॉर्टेक्स से हमारा एक एल्डोस्टेरोन नाम का ये कह सकते हो हार्मोन रिलीज करता है। और ये क्या करता है, देखो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारा क्या करता है, ये हमारे जो भी हमारा ब्लड है उसमें क्या करेगा, या फिर कह सकते हो बॉडी में हमारे Na+ और H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब देखो हमारे क्या हुआ था, जैसे मान लो किसी को बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है तो उसका क्या होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे Na+ और H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो दोबारा से क्या होगा, उसका जो ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल आने लगेगा। यानी हमारे यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे दोबारा से ब्लड में भरने लगेंगे तो ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो जाएगा ना। तो इस तरीके से देखो ये काम करता है। अब देखो मान लो अगर ये लॉन्ग में आता है तो हम लोगों ने इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है ताकि आप लोग इजीली समझ सको। बाकी देखो अगर ये लॉन्ग में आता है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो आप लोग क्या करना, आप लोग बिल्कुल यहाँ पे इतना तो समझदार हो ही चुके हो कि इसको आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में बहुत लंबा लंबा बना के लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक्सप्लेन कर देना ना कि फर्स्ट एंजियोटेंसिन कंबाइंस विद द रेनिन एंड कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट, पहले ये चार्ट भी बना देना और उसके बाद लिख भी देना, स्टेप लिख देना, ठीक है। बिल्कुल चार्ट, अगर फ्लो चार्ट बना के स्टेप लिखा है तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपकी लेंथ भी अच्छी खासी हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा मिक्टिट्यूशनल रिफ्लेक्स, और इससे भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब देखो आप लोग को बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना कि ये कौन सा टॉपिक है मिक्टिट्यूशनल रिफ्लेक्स। यहाँ पे देखो ये कुछ है ही नहीं, मिक्टिट्यूशन इज नथिंग बट द यूरिनेशन, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, यानी आप लोग जो यूरिन का डिस्चार्ज करते हो, ठीक है, बस सिंपल सा वही है। यानी मिक्टिट्यूशन सिंपल सा इसका एक दूसरा नाम है। यानी जब भी आप लोग यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज करने जाते हो, ठीक है, अरे सिंपली टॉयलेट वगैरह जाते हो, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। जो डेली टीचर से पूछते हो ना कि मैं आई गो टू टॉयलेट, तो बस वही है यार, मिक्टिट्यूशन मतलब यूरिन डिस्चार्ज करना, सिंपल सा, बस इसका नाम थोड़ा सा मिक्टिट्यूशन हो गया है।
अब यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में लिख दी गई है। वैसे वह है क्या, मिक्टिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द यूरिनरी ब्लैडर इम्पटीज व्हेन इट बिकम्स फिल्ड। यहाँ पे देखो वही चीज़ तो है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है जब यहाँ पे यूरिन फिल हो जाता है तो इसको इम्पटी, तो इम्पटी कैसे होगा, जब आप लोग यहाँ पे यूरिन डिस्चार्ज करोगे, तो वही चीज़ है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं। व्हेन इट बिकम्स फिल्ड यानी जब फिल हो जाता है। दिस इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप्स। अब इसके अंदर दो मेन स्टेप होती है। पहला होता है फर्स्ट द ब्लैडर फिल्स प्रोग्रेसिवली अंटिल द टेंशन इन इट्स वॉल्स राइजेस अबव अ थ्रेशोल्ड लेवल। देखो इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि देखो पहले क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा यूरिन है वो हमारे इस यूरेटस से होते होते हमारे ब्लैडर में आता है। देखो ये यहाँ पे क्या होता है, पहले नॉर्मली आता है तो हमारा ब्लैडर देखो थोड़ा सा कम फील होता है, तो धीरे धीरे करके फिल होता जाता है। देखो ये क्या होता है कि ये तब तक आराम से फील होता रहता है जब तक ये थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है ये एक ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच जाता है कि अब इसमें जो है आप कह सकते हो कि और ज़्यादा यूरिन नहीं फील हो सकता है। तो थ्रेशोल्ड लेवल मतलब अपना एक कह सकते हो कि मैक्सिमम लेवल, ठीक है, तो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। नाउ इन द सेकेंड स्टेप एज ब्लैडर इज फिलिंग कॉन्टिन्यूसली अ नर्वस रिफ्लेक्स जनरेट्स नोन एज मिक्टिट्यूशनल रिफ्लेक्स दैट इम्पीड्स द ब्लैडर और एटलीस्ट कॉज अ डिजायर टू यूरिनेशन। देखो अब होता क्या है, पहले तो नॉर्मली हमारा ब्लैडर भर रहा है तो पहले थोड़ा ही भरा है, आधा ही भरा है, लेकिन धीरे धीरे तो भर जाएगा ना। तो जैसे ही हमारा ये पूरा भर जाएगा, ठीक है, या फिर पूरा नहीं कह सकते कि जैसे ही हमारा जो है एक अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भर जाएगा, वैसे ही होगा क्या। देखो ध्यान से समझना, ये जो हमारा ब्लैडर है ना, तो यहाँ पे हमारे जो है कुछ रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। देखो इसको बिल्कुल समझना ध्यान से, जैसे ये ब्लैडर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेच बढ़ता जाएगा। अच्छा जैसे ही इसकी मसल्स में स्ट्रेच आना शुरू होगा तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे सिग्नल भेज देंगे ब्रेन को, ठीक है। अब ये जब ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे तो ब्रेन को क्या सिग्नल भेजेंगे कि ये जो ब्लैडर ये फुल हो गया अब इसको खाली करो, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन वापस से रिस्पांस में एक सिग्नल भेजेगा, और जब ये वापस से रिस्पांस में सिग्नल भेजेगा तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को जो है यूरिनेशन की अर्ज होगी, ठीक है, यानी आप लोग का मन करेगा यूरिन डिस्चार्ज करने का, और जब यूरिन डिस्चार्ज कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारा ब्लैडर है वो इम्पटी हो जाएगा। और अगर मान लो नहीं भी किया तो यहाँ पे अर्ज जरूर यानी डिजायर ऑफ यूरिनेशन जरूर डेवलप हो जाएगी जैसे ही सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे देखो मिक्टिट्यूशनल रिफ्लेक्स में होता क्या है, इसको बिल्कुल सिंपली समझो, जैसे हमारे ब्लैडर हमारा फुल हुआ तो यहाँ पे जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुए, और इन्होंने सिग्नल कहाँ भेजा, हमारे ब्रेन को। देखो अब हम लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड में देख लिया था कि सिग्नल जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आता है, और सिग्नल जिन नर्व्स के थ्रू जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। तो सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारा सिग्नल हमारे ब्रेन को किसने भेजा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने, और उसके बाद ब्रेन ने हमारा कमांड जनरेट किया, और कमांड क्या था कि हमारा ब्लैडर को खाली करो, ठीक है। तो यहाँ पे अब कमांड देखो, जिस नर्व्स के द्वारा कमांड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व्स, यानी सिग्नल जिस नर्व्स के थ्रू जाता है उसको सेंसरी बोलते हैं, सिग्नल जिन नर्व्स के थ्रू आता है उसको मोटर बोलते हैं, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें देखो अब इसमें भी हम लोगों ने थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखा है, अब आप लोग अगर लॉन्ग में आ गया तो बना के लिख सकते हो, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोग बना के लिख सकते हो, जैसे कि फिलिंग। देखो सबसे पहले क्या होता है, फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी सबसे पहले ब्लैडर फिल होता है। अब जैसे फिल होता है वैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे एक्टिवेट होंगे वो से क्या होगा, सिग्नल सेंस टू ब्रेन विया सेंसरी नर्व, यानी सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारा सिग्नल ब्रेन को जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन यहाँ पे कमांड जनरेट करेगा जिसको ब्लैडर रिसीव करेगा विया मोटर नर्व्स, यानी मोटर नर्व्स के थ्रू रिसीव करेगा। और उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद होगा हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर मसल्स। अच्छा यहाँ पे देखो हमारा जो हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है वो होता किस तरीके से, होता है इस तरीके से कि ये जो ब्लैडर है ये हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। देखो जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये जो भी यूरिन इसके अंदर भरा है वो हमारा आगे की तरफ फ्लो करेगा, और जब आगे की तरफ फ्लो करेगा तो एट लास्ट में बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लैडर मसल्स एंड रिलैक्समेंट ऑफ यूरेथ्रा, यानी ये जो यूरेथ्रा है अब ये यहाँ पे क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स कैसे होता है, जब आप लोग डिस्चार्ज कर देते हो तो फाइनली क्या होता है, इस तरीके से इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, यानी ब्लैडर इम्पटी हो जाता है। काफ़ी सिंपल है। और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अपने डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम के बारे में, और लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे हो गया, पहला हो गया पॉलीसिस्टिक किडनी, दूसरा हो गया यूटीआई। देखो ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो। और किडनी स्टोन डेफिनेटली सुना होगा, जिसको आप लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में पथरी बोलते हो, ठीक है। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारी किडनी है ना तो उसके ऊपर आप लोग को जो है कुछ सिस्ट डेवलप होते हुए देखने को मिल जाते हैं।
देखो सिस्ट आप लोग को वैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिस्ट मतलब कह सकते हो कि अब देखो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो किडनी का साइज है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। और जब किडनी का साइज बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो भी फंक्शंस है वो यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, यानी फंक्शंस में लॉस होने लग जाते हैं। और बात करें सेकेंड डिसऑर्डर की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे यूटीआई। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आर जनरली कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन यूरिनरी ट्रैक्ट। देखो यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब क्या, ये जो पूरा हमारा पाथवे है, ठीक है, यूरिन का, यही होता है। देखो अगर हमारे इस पूरे पाथवे में अगर हमारे कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह एंट्री कर गए तो हमारा क्या होगा, हमारा ये जो है ये हमारे क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। देखो जनरली ये जो पाथवे होता है यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह देखने को नहीं मिलता है, और अगर आ गया तो क्या होगा, हमारा जो यूरिन है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा ना। यूटीआई, अच्छा देखो ये जो यूटीआई इन्फेक्शन है वो जनरली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब बहुत अगर मान लो 10 में से 2 मेल्स में देखने को मिल रहा है तो 8 फीमेल्स में होते हैं, तो फीमेल्स के अंदर इनका रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, 8-2 का रेशियो होता है। They usually occurs in bladder or urethra, but more serious infection involve the kidney। देखो जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये जो यूटीआई इन्फेक्शन है ये हमारे या तो इस यूरेटस में या फिर हमारे ब्लैडर में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारा बहुत ज़्यादा सीवियर है तो किडनी में भी जा सकता है, ठीक है। A kidney infection may cause a bladder infection can lead to pain with urination, blood in the urine and increased urge to urinate। यानी अगर हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे पेन होगा, ठीक है। जैसे जब आप लोग यूरिन डिस्चार्ज करोगे तो पेन होगा, या फिर जो है यूरिन में ब्लड आ सकता है, और या फिर जो है जो यूरिनेशन की अर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती ही रहती है, ठीक है। और अगर मान लो किडनी इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जनरली आप लोग को बैक पेन, ठीक है, और नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया दैट, अच्छा ये जो बैक्टीरिया एंट्री कहाँ से करते हैं, तो ये या तो जो है वजाइनल रूट से या फिर जो है एनल रूट से एंट्री कर जाते हैं हमारे यूरेथ्रा में, और उसके बाद हमारे यूरेथ्रा से कहाँ, हमारे ब्लैडर में पहुँच जाते हैं। अब देखो ये जो यूटीआई इन्फेक्शन है ये भी हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला हो गया अपर, दूसरा हो गया लोअर। देखो अपर मतलब अगर किडनी में हो रहा है तो अपर, और अगर हमारा जो है ब्लैडर या फिर हमारे यूरेथ्रा में हो रहा है तो हमारा लोअर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था। एंड बात करें हम लोग यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रीनल फेलर अकर ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी। देखो ये जो हमारा ग्लोमेरुलर था, अगर मान लो इसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाए, परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने अंदर आने जाने का मतलब परमिएबल कितना है, जैसे कि कोई चीज़ कितनी आसानी से किसी के अंदर जा सकती है। सो यहाँ पे देखो जैसे ये जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारा सिर्फ हमारा प्लाज्मा ही तो फ्लो होता है, हमारे जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो तो फ्लो नहीं होते हैं, वो हमारे इसी के अंदर रह जाते हैं। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉज योर बॉडी टू पास टू मच प्रोटीन इन योर यूरिन। यानी इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस है इसमें से हमारा प्रोटीन भी पास होने लग जाता है। यानी इसमें नॉर्मली तो सिर्फ प्लाज्मा पास होना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रोटीन जो कि हमारी ब्लड वेसल्स के, जो कि हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी होते हैं, वो भी पास होने लग जाते हैं। इट जनरली अकर्स ड्यू टू डैमेज इन ब्लड वेसल्स। और ये देखो क्यों होता है, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स में डैमेज वगैरह हो गया तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा परमिएबिलिटी वो बढ़ गई। तो बात करें हम लोग यहाँ पे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में, तो इट इज़ अ कॉमन एंड एम्बेरसिंग। अच्छा यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होता है, सिंपली कि आप लोग को जो है यूरिनेशन की अर्ज बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। यानी एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो डेली हम लोग जो है लगभग 7 से 8 बार यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन आप लोग को मतलब आधे आधे घंटे पे बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने का मन करता है, यानी जो ब्लैडर पे कंट्रोल है, ठीक है, ब्लैडर कंट्रोल ही यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। देखो वैसे यूरिनेशन एक वॉलंटरी प्रोसेस है, यानी हमारे कंट्रोल में होती है लेकिन एक लेवल तक, ठीक है, जब तक हमारा ब्लैडर पूरा नहीं भर जाता। अगर एक बार पूरा भर गया तो फिर आप लोग को यूरिन डिस्चार्ज करना ही पड़ेगा। तो किडनी स्टोन्स की बात करें तो देखो ये तो आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा है, इसको आप लोग जनरली पथरी वगैरह बोलते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है किडनी स्टोन्स, अच्छा ये स्टोन्स होते क्या हैं, क्या आप लोग को लगता है स्टोन्स मतलब क्या पत्थर होते हैं क्या, जो बाहर पत्थर पड़े रहते हैं, वो तो होते नहीं है। किडनी स्टोन्स देखो क्या होते हैं, ये हमारे जो कोई जैसे कुछ मिनरल्स या फिर कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट, यानी कि हमारी किडनी में क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, और वही क्या होते हैं हमारे किडनी स्टोन्स बना लेते हैं। अब देखो ये बहुत हार्मफुल पेनफुल भी हो सकते हैं, ठीक है, वाइल थ्रो द यूरिनरी ट्रैक्ट बट यूजुअली डोंट। देखो वैसे तो ये पेनफुल होता है, देखो अगर किसी को स्टोन्स वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो मतलब हुई होगी, भगवान करे ना हुई हो, भगवान करे हो भी ना,
बट अगर हुई है या फिर हो नहीं हुई है अगर, तो आप लोगों ने फेस किया होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह होता है। नाउ इट कैन बी अकर। अच्छा देखो, ये यूरिन किडनी स्टोन्स क्यों देखने को मिल जाते हैं? अगर मान लो वाटर इनटेक आप लोग का बहुत कम है, या फिर ओबेसिटी, टू मच ओबेसिटी, समझ रहे हो ना, मोटापा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वेट लॉस सर्जरी अगर किसी ने करवाई है, या फिर अगर मान लो बहुत सॉल्टी और बहुत शुगर वाला फूड खाए जा रहे हो, तो भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम का लेक्चर। आई होप कि चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। वैसे देखो, ज़्यादा अच्छे से हम थोड़ा सा शायद समझा नहीं पाए। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट स्टिल आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।